में भी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम भी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। आयशा, जिन इलाकों से इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, लग रहा है कि वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है क्या? क्योंकि बहुत तादाद में लोग वहां पर उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रेजिडेंशियल इलाके से प्रधानमंत्री गुजरे हैं, फिर जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं कमर्शियल इलाका है, और यहाँ पर जो लोग इस कमर्शियल इलाके में जो जिनके व्यापार है, जो व्यवसायी हैं, ये तमाम लोग जो है आज अपनी दुकानें बंद करके अपना व्यवसाय थोड़ी देर के लिए रोक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, और बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जैसे ही इस रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे तो यहाँ इस ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं युवकों के मन में एक ही बात चल रही है कि आज प्रधानमंत्री उनके लिए क्या नया गुर देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से युवकों को ये कहते रहे हैं कि चिंतन से युवा है, चेतना से युवा है, और भारत में जो आधुनिकता को स्वीकार किया है, जो इनोवेशन प्राचीनता के साथ जोड़ा गया है, ये तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री एक बहुत ही खूबसूरत बुके में पिरोकर लोगों के सामने, खासकर युवाओं के सामने पेश करते हैं, और युवा इससे काफी प्रेरित होते हैं। तो अब आज देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ के युवकों को क्या गुर देते हैं, सक्सेस का क्या मंत्र देते हैं, और यहाँ पहुंचे जो यूथ फेस्टिवल में पहुंचे जो युवक हैं वो प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए बेहद उत्सुक है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री रैली जो संबोधन वाले ग्राउंड में पहुंचेंगे, रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे, यहाँ पर उनके स्वागत में कई सारे युवक जो है पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर कुछ युवक जो है मलकम का प्रदर्शन करेंगे, कुछ लड़कियां भी हमने देखा प्रैक्टिस कर रही थी मलकम खेल की, यानी जो प्राचीन खेल हैं, जो भारत के प्राचीन योगा प्रैक्टिसेस, इन तमाम चीजों को युवक जो है आज प्रधानमंत्री के सामने पेश करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, कुछ ही देर में ग्राउंड पहुंच जाए, लगभग कुछ ही दूरी पर है अब ये काफिला। प्रधानमंत्री ग्राउंड के ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपने बीच में बुके का जिक्र किया, मुझे ऐसा लग रहा है आयशा कि प्रधानमंत्री के ऊपर जितने फूलों की बारिश हुई है, लगता है कि हुबली शहर के सारे फूल जो हैं वो लोगों ने खरीद लिए, और आज शायद हुबली शहर में बुके मिलना मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ना केवल हुबली बल्कि हुबली के आसपास के इलाकों से भी लोग आए हैं फूल लेकर, और उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये और कर्नाटक जो है, खासकर बैंगलोर शहर जो है फूलों के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, तो विशेष तरह के फूल भी लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री के स्वागत में वो बहुत ही पेशेंस से वो उनका स्वागत कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके सामने जो देश के युवा हैं, जो न्यू इंडिया की बुनियाद है, जो आगे चलकर देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए जो युवक हैं, उनको एक्नॉलेज किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही एक खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो युवाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि कैसे हुबली में बहुत स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। गौर करने वाली बात है लालचंद कि कुछ समय पहले बैंगलोर में भी प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बैंगलोर पोर्ट का उद्घाटन, पोर्ट की कुछ योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, तो वहां भी ठीक इसी तरह से हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए स्टेडियम से बाहर, ग्राउंड से बाहर जुटे हुए थे। और जब भी प्रधानमंत्री बैंगलोर भी पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह का जो है जमावड़ा होता है लोगों का, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का अब काफिला रेलवे ग्राउंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इस ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं आयशा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अपनी कार पर खड़े हुए हैं, तब से वो लगातार खड़े होकर अभिवादन का जवाब ही दे रहे हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए उसके प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने भी उनको वैसा ही अभिवादन लौटाया है, वैसा ही अभिवादन से उनका जवाब दिया है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमेशा से अपनी लीडरशिप का एक सबूत पेश किया है। उसके अलावा एक लीडर होने के अलावा वो लोगों को उनकी बातें जो है लोगों को छू जाती है। वो एक आम आदमी की तरह लोगों से उनके दुख दर्द समझते हैं। एक आम शख्स की तरह वो लोगों के लिए अपनी योजनाएं जब बनाते हैं तो उसमें झलक नजर आती है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब दूसरे विदेश में भी जाते हैं तभी उनका स्वागत ठीक इसी तरह से होता है और हजारों की संख्या में इंडियन डायस्पोरा उन्हें स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आता है। तो प्रधानमंत्री की ये खासियत है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत की ये खासियत है कि वो उनके सामने खड़े लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो यही वजह है कि लोग भी उनका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है बस आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पहुंचेगा। जी, लगता है ग्राउंड के काफी करीब ये काफिला पहुंच चुका है आयशा, और 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वहां पर, और किस तरह के वहां पर उद्घाटन के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री वहां के युवाओं से संवाद भी करने वाले हैं आयशा? जी देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री आज इस यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद जो यहाँ युवक जुटे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, ये तमाम युवक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वापस लौट जाएंगे जहां पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सारे सेमिनार आयोजित किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के इस ग्राउंड से यहाँ आए लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो वापस नई दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसका थीम ही विकसित युवा विकसित भारत है। यानी युवाओं की सोच बदलने के लिए अगर हम युवाओं की सोच बदलते हैं तो ये बदली हुई सोच है भारत को विकास की राह पर ला सकती है। तो खास बात ये भी रहेगी कि इस यूथ फेस्टिवल के दौरान कई विशेष फ्लैगशिप योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुद्रा लोन, इन तमाम चीजों पर और खासकर अटल इनोवेशन पर युवक जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे। और कल भी हमने आयशा, आपको रोक कर एक बात का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। वहां चौराहे पर एक बिल्डिंग है, बल्कि कई बिल्डिंग हैं, और उसमें हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर ही दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहां पर खड़े हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री का काफिला भी गुजर रहा है। वहां पर चौराहे पर जितने भी मकान हैं सभी की बैल्कनी में, छतों पर लोगों के सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके अभिवादन को स्वीकार करने के लिए। ये कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हमेशा से लोकप्रियता रही है आयशा, उसी का एक बानगी हम देख रहे हैं यहां पर भी, हुबली में भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस बात से यहाँ पर साबित हो जाती है कि कैसे लोग यहाँ पर उनका भव्य स्वागत में जुटे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक पहुंचते हैं, चाहे मैंगलोर हो या बैंगलोर या फिर मैसूर, हर जगह पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग इस तरह से जुट जाते हैं। लेकिन इस समय भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि भारत पर पूरे विश्व की नजर है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को, युवकों को और आम आदमी को साथ लेकर देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की कोशिश हमेशा रहती है। तो जाहिर है लोग भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उनका इस तरह से भव्य स्वागत होता है और उन्हें जो है उन पर फूलों की वर्षा होती है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है हुसूर रोड से आगे निकल गया है, कुछ ही दूरी पर है अभी। और ये जो इलाका है कुछ समय पहले तक स्मार्ट सिटी के तहत इस
इलाके को इस इलाके का पूरा विकास हुआ है। देखिए, हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी है, ऐसी ट्विन सिटी है कि हुबली शहर जो है आर्थिक कैपिटल है और धारवाड़ जो है वो कृषि प्रधान शहर है। ये दोनों ट्विन सिटी में जो विकास हो रहा है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप स्कीम के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये विकास जो है सामने नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें लोगों को होती है क्योंकि कई जगहों पर सड़कें बन रही है, खुदाई हो रही है, लेकिन अब कुछ ही समय के बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो भारत या फिर हुबली शहर जो है एक नए शहर, एक विकसित शहर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस बात का भी जायजा ले रहे होंगे कि किस तरह से हुबली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है, सड़कें कैसी बनाई जा रही है। तो जाहिर है ये उनके लिए लोगों का जो लोगों का स्वागत वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत हुबली किस तरह से विकास की राह पर निकल पड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र रहा है विकास, और विकास के जरिए प्रधानमंत्री लोगों की जो है लोगों के करीब हैं। और जाहिर है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत यहाँ पर हुआ है, जो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं हावेरी, गदग, बेलगाम, पड़ोसी जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए बस कि प्रधानमंत्री कहीं आसपास के शहर में आ जाएं और वो उनका स्वागत कर सके। तो इसी भारी संख्या को हम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लोग हटना नहीं चाह रहे हैं यहाँ से। मुझे इस बात का अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री के वापस लौटने तक, एयरपोर्ट लौटने तक अगर ये लोग यहीं पर खड़े रहेंगे तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचने, उनको साक्षात देखने का एक मौका मिला है। और भले ही वो उन्हें टीवी पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच से गुजर रहे हैं और उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो जाहिर है हुबली के लोग और धारवाड़ के लोग ये क्षण जो है, ये जो मोमेंट जो है उनके लिए एक यादगार मोमेंट बनकर हमेशा से उनके मन में रहेगा। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उनके सभी जितने भी वो संबोधन देते हैं, जब कभी भी उल्लेख करते हैं, युवाओं का खास तौर पर उल्लेख करते हैं, युवाओं में उत्साह भरने का काम करते हैं, युवाओं के लिए कई योजनाओं को लॉन्च करते हैं, उनके लिए कई कार्यक्रमों को लॉन्च करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, युवाओं से संवाद होने वाला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर, तो एक वो मंच होगा जहां पर देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। क्या कुछ खास हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में शैलेंद्र? निश्चित तौर पर सभी की निगाहें लगी होंगी कि प्रधानमंत्री युवाओं से आज क्या खास बात करने वाले हैं। खास तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि समय समय पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में। और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिन संकल्पों की बात की जा रही है, जिस नए भारत की बात की जा रही है, उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और जो भारत आज तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो या फिर तमाम परियोजनाएं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम युवाओं के योगदान को सबसे ज्यादा देखते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखने वाले हैं। चूंकि भारत युवाओं का देश है, हम सब जानते हैं, और ऐसे में उस युवा शक्ति की बात प्रधानमंत्री हर महत्वपूर्ण मौके पर करते हैं। किस तरह से युवा शक्ति का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से युवाओं को आगे लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर करते रहते हैं। तो सभी की निगाहें होंगी कि आज किन प्रमुख लक्ष्यों की बात प्रधानमंत्री युवाओं के लिए करते हैं, किन प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन युवाओं को लेकर खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही हमनाम नरेंद्र यानी कि विवेकानंद के विचारों से प्रेरित रहे हैं, युवाओं को भी उनके विचारों से प्रेरित करते रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। ऐसे मौके पर उनके भाषण में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन
इसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है शैलेंद्र? निश्चित तौर पर आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को एक मंत्र दिया था कि वो तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों से लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो स्वामी विवेकानंद के जो भाषण रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियां रही हैं, उसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है। और चूंकि हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जब भी जिक्र होता है, तब युवाओं की खास भूमिका का जिक्र भी होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों का महत्वपूर्ण तौर पर जिक्र कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जिक्र हो सकता है। और आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, इस काफिले से अब कितनी दूरी रह गई है? इस जगह से प्रधानमंत्री का काफिला कितना दूर रह गया है आयशा? देखिए, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये काफिला धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग इतने जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो है लग रहा है जी बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है धीरे से जा रहा है और आगे उन्हें उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री का स्वागत मौका मिल रहा है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उसी सड़क पर है जहां से रेलवे ग्राउंड जो है कुछ ही दूरी पर है। अब सीधे रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ जो है उनका संबोधन होगा। देखिए, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमृतकाल की बात करते हैं, अमृतकाल और जिस तरह से देश ने अमृत महोत्सव मनाया है और इसके दौरान प्रधान को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हिस्ट्री को भी करेक्ट करने की कोशिश की कि जब उस दौर में जिन युवकों ने देश के लिए कुर्बान। जी, लगता है आयशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट रहा है किसी वजह से। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर बाद संबोधन होना है देश के युवाओं से। ऐसे में खास तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उनका भी प्रधानमंत्री खास तौर पर जिक्र कर सकते हैं अपने संबोधन में। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर जब युवाओं की बात होगी तो युवाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं का भी जिक्र होगा और भारत के निर्माण में आगे जो हम नए भारत की बात करते हैं 2047 में कैसा भारत हो जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है उस पर भी खास तौर पर जिक्र हो सकता है। क्योंकि नहीं भूलना होगा कि हम सब जानते हैं कि युवाओं की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बखूबी कई मंचों पर करते रहते हैं। और यही वजह है कि भारत की युवा शक्ति का एक तरह से लोहा पूरा दुनिया मानती है। और हम जब प्रधानमंत्री इस बात तो कहते हैं कि हम युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर देखते हैं कि जब स्किल इंडिया की बात होती है, देश के युवाओं के स्किल को विकसित करने की बात होती है, कैसे हम देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जरिए देश के युवाओं को शिक्षित बनाने और एक तरह से देखें उनके योगदान को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाएं जिसके जरिए युवाओं को ज्यादा सक्षम, ज्यादा मजबूत और ज्यादा योग्य बनाया जा रहा है कि वो देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सके, उसका भी जिक्र हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी युवा समझे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते रहते हैं और गौरव करें जो अपने इतिहास पर, जो हमारी जो संस्कृति रही है उस पर गौरव करें, इसका जिक्र बहुत खास तौर पर होता रहता। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें हो सकती हैं, क्योंकि युवाओं को एक दिशा निर्देश देने का, युवाओं को एक संकल्प लेने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा मंच है, आज एक तरह से कहें युवाओं का के लिए बेहद खास मौका है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर
आज के मंच से जो संदेश निकलेगा, जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी खास रहने वाला है। और ये जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है शैलेंद्र, इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो ऐसे में विकसित युवा को लेकर के और खास तौर पर आजादी के इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री उन सब बातों का भी जिक्र करने वाले हैं। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि आज से 25 साल बाद जब भारत अपना 100 साल मना रहा होगा आजादी का, तो उस वक्त का जो विकसित भारत होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसमें युवाओं की, आज के युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, इन सब बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री खास तौर पर कर सकते हैं शैलेंद्र। निश्चित तौर पर लालचंद्र, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब हम 100 वर्ष आजादी के मना रहे होंगे, तब का भारत कैसा होगा, तब का विकसित भारत कैसा होगा, और उसमें युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसका अक्सर जिक्र होता रहता है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना युवाओं के बिना नहीं की जा सकती, उनके योगदान के बिना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि जब जब 2047 के भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब कहते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, युवाओं की भूमिका की खास तौर पर जिक्र की जाती है। जी बिल्कुल, इसका खास तौर पर जिक्र होगा। और जैसा हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो ऊंची बिल्डिंग पर लोग हैं, ऊंची छतों पर, ऊंची मंजिल पर जो लोग हैं, उनकी तरफ भी कई बार प्रधानमंत्री अपने हाथ का अभिवादन कर रहे हैं, अपने हाथ से अभिवादन का जवाब दे रहे हैं लोगों का। और इस बीच लोग भारी संख्या में वहां पर प्रधानमंत्री के कटआउट्स को लेकर भी उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री भी उस अभिवादन का पूरी तरह से जवाब देते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आज की यात्रा है, हमने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश के सभी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी जबरदस्त दिखाई पड़ती है। वही लोकप्रियता आज सभी वर्गों के बीच, युवा हो, महिला हो, या कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, वो किसी भी आयु वर्ग का हो, वहां पर हमें यह उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं लालचंद्र, और टीवी के जरिए देश के दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर आयु उम्र के लोगों में है। खासतौर पर युवाओं पे इसमें एक बड़ी संख्या, महिलाओं की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। और ये दिखाता है कि राज्य कोई भी हो, वो उत्तर भारत का राज्य हो या दक्षिण भारत का राज्य हो, जब भी प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, इस तरह के रोड शो में हिस्सा लेते हैं, तब वो तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी अधिक लोकप्रियता है। हमने देखा इससे पहले भी कई जगह पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गए, किस तरह से सड़कों के किनारे लोग उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। और आज हमने देखा कि जो पुष्प वर्षा हो रही थी, जिस तरह से युवा खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए लालायित नजर आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राज्य चाहे जो भी हो, जहां भी हो जाते हैं, उनकी लोकप्रियता के इस तरह की तस्वीरों से दिखाई देता है कि कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो दक्षिण भारत का राज्य हो या उत्तर भारत का राज्य। जी शैलेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत की जो तस्वीर है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो सबसे ज्यादा चमकती हुई तस्वीर दिखाई पड़ती है पूरी दुनिया में। विश्व बैंक हो, IMF हो, सभी ने जिक्र किया। ऐसे में जो हमारे युवा उद्यमी हैं, युवा उद्यमियों के लिए भी खास संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री के इस संबोधन में, जब वो आज रूबरू होंगे देश भर के युवाओं से इस कार्यक्रम में। लालचंद्र, देखिए, भारत में जो एक इकोसिस्टम बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जब व्यवसाय के लिए एक सरल और बेहतर माहौल की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बात उसमें उन युवाओं की होती है जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, अपना नव उद्यम करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि तमाम सारी रिपोर्ट्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई है,
भारत एक पसंदीदा जगह बना है ऐसे युवाओं के लिए जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, ऐसे युवा जो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो तमाम चुनौतियों का सामना कर रही हैं कोविड के इस माहौल में, तब हमने देखा है कि चाहे कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, चाहे मुफ्त वैक्सीन वितरण की बात हो, या फिर कोरोना की चुनौतियों का सबसे सफलतापूर्वक सामना करने की बात हो, भारत की अर्थव्यवस्था ने दिखाया है कि कैसे दुनिया उस रास्ते पर चल सकती है जिस पर भारत चल रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में। और यही वजह है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि बड़े बड़े देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चुनौतियों का सामना करेगी 2023 में, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे मजबूत स्थिति पर खड़ी है। और यह इसलिए संभव हो पाया है, वो इसलिए संभव हो पाया लालचंद्र कि उसमें युवाओं का बहुत खास योगदान है, स्टार्टअप्स का योगदान है, उस इकोसिस्टम का योगदान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनाया गया है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी हो रही है देश में। ठीक है, हमारे साथ आयशा फिर से जुड़ गई हैं, आयशा खान अब हमारी संवाददाता। आयशा, प्रधानमंत्री का काफिला क्या ग्राउंड तक पहुंच चुका है और जो कार्यक्रम है क्या वो समय के मुताबिक अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री लगभग किस समय इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं? आयशा, लगता है आयशा से हमारा संपर्क फिलहाल स्थापित फिर से नहीं हो पाया है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से युवाओं की भूमिका को प्रधानमंत्री लगातार रेखांकित करते रहते हैं, अपने संबोधनों में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हैं, युवाओं के उत्साह में वृद्धि करते रहते हैं। ये सब चीजें आज जब वो रूबरू होंगे तो एक बार फिर से युवाओं को वो कुछ मंत्र देंगे, कुछ संदेश देंगे ताकि भारत के युवा जो हैं वो आगे की पीढ़ी के लिए अच्छे भारत, सुनहरे भारत और जो 100 साल में जो भारत बनने वाला है उसका निर्माण करें और उसमें युवा एक बड़ी भूमिका निभाएं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। बीते 8 वर्षों में लालचंद्र देखें, चाहे वो उद्यमिता की बात हो या खेलों के अन्य खेलों में, अगर आप तमाम खेलों में देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारतीय प्रतिभा ने अपना लोहा मनवाया है, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि युवा सामने भी आ रहे हैं और जो एक मौका इकोसिस्टम ने, सरकार की नीतियों ने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका फायदा उठाते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा है कि भारत के अन्य तमाम सेक्टर्स के विकास में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर आज जब युवाओं के लिए खास दिन है तो इस बात का जिक्र होना स्वाभाविक भी है और उम्मीद भी सभी को है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए खास तौर पर जो योजनाएं हैं उनका जो योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित बनाने में, उसका विशेष जिक्र कर सकते हैं। जी, और इसके साथ ही जो नए अवसर युवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश में पैदा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीजों के बारे में भी युवाओं से खास तौर पर बात करने वाले हैं, चाहे स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, उन चीजों को लेकर भी प्रधानमंत्री का खास जोर रहता है। शैलेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पर आप आज देखें तो किस तरह से इनोवेशन के जरिए आगे बढ़ा जा रहा है और वो इनोवेशन खासतौर पर युवाओं के जरिए, युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं, तो उससे एक अवसर बना है न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख रहे हैं जिस तरह से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती पर बात की जा रही है, उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर जब नए नए सेक्टर सीधे उभरते हैं तो उसका सबसे अधिक फायदा युवाओं को होता है और ऐसा हम देश में होता हुआ भी देख रहे हैं। तो इन सब बातों का भी जिक्र हम देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। जी, और खासतौर पर जो थीम है विकसित युवा, विकसित भारत, इस थीम को लेकर के अगर हम चर्चा करें शैलेंद्र, तो ये थीम बहुत ही समसामयिक सी लग रही है क्योंकि अमृतकाल में युवाओं के विकास और देश के विकास में जो तारतम्य है, उसमें जो सामंजस्य है, उसके आधार पर यह थीम इस बार की रखी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर जब 2047 तक विकसित भारत की बात होती है, विकसित भारत कैसे हो सकता है? विकसित भारत तब हो सकता है जब हमारी खेती बाड़ी, हमारी एग्रीकल्चर शानदार तरीके से विकास हासिल करे। विकसित भारत तब हो सकता है जब हम विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज ग्रोथ देखें। विकसित भारत तब हो सकता है जब हम सर्विस सेक्टर को और तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखें। विकसित भारत तब हो सकता है जब हम नए
नए नए उद्यमियों को, नए नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ता हुआ देखें। तो आज हम वो भारत में होता हुआ देख रहे हैं कि जहां जहां पर चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को दूर करने का काम या तो किया गया है या तो फिर उस काम पर आगे बढ़ा गया है। तो निश्चित तौर पर उससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं, उससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है जहां पर अगर आप बीते कुछ वर्ष पहले देखें तो हालात उलट थे। तो निश्चित तौर पर उसका एक फायदा युवाओं को मिल रहा है। तो आज हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो युवाओं के सपनों की बात करते हैं, युवाओं के आकांक्षाओं की बात करते हैं, उन सपनों की बात करते हैं जो आज हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं युवाओं के। और बात अगर हम इस बार के राष्ट्रीय युवा महोत्सव की करें शैलेंद्र, बहुत कुछ खास रहने वाला है इस बार के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि युवा महोत्सव इस लिहाज से भी खास है क्योंकि युवाओं की एक उम्मीदें भी होती हैं, और जब हम इस तरह के महोत्सव का आयोजन करते हैं तब युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं वो किस तरह से पूरी हो, वो किस तरह से नेशन बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर पाए, इसका खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर उससे एक मैसेज भी जाता है, उससे एक संदेश भी जाता है, उससे युवाओं में एक उत्साह का संचार भी होता है कि दुनिया में कोई भी वो उपलब्धि नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकते। किसी भी सेक्टर में जब कोई विकास होता है उसमें किसी युवा को सफलता हासिल होते हुए दिखती है, तब देश का युवा प्रेरित होता है। और हम देखते हैं कि आज का जो एक इकोसिस्टम बना है भारत में, वो दरअसल युवाओं को प्रेरणा दे रहा है कि किस तरह से वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, देश में योगदान कर सकते हैं, देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। लालचंद, अच्छा, ये जो मंच होगा आज शैलेंद्र, ये युवाओं के लिए भी एक मंच होगा कि वो प्रधानमंत्री से बात कर पाएं, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा पाएं। ऐसे में क्या वहां पर जो युवा उपस्थित होंगे उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री से बातचीत में कुछ बातें रखी जा सकती हैं? देखिए लालचंद्र, निश्चित तौर पर जब युवा महोत्सव है तो युवाओं को अलग अलग मंच पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रखें। और दूसरी बात है कि इस तरह के मंच से दरअसल एक दूसरे से मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर भी मिलता है। जो तमाम युवा अलग अलग जगहों पर आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तमाम विशेषज्ञों से सीखने समझने का भी मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच होगा जहां उन्हें सीखने समझने का भी मौका मिलेगा, एक दूसरे से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 की शुरुआत करने के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए यहां के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक रंगोली बनाई गई। स्थानीय लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर पहुंचे, और ये रंगोली देखिए किस तरह से लोग वहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले रंगोली बना रहे थे सड़कों पर, और जब प्रधानमंत्री अभी इन सड़कों से गुजरे तो उनके स्वागत के लिए अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री इन्हीं सड़कों से होते हुए आगे निकले हैं। से 200 लोग तक 10 बजे से सुबह 10 बजे से इधर रंगोली डालने के लिए इधर आए हैं। सब महिला कार्यकर्ता लोग बहुत खुशी से रंगोली डालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को, हमारे जिले को बहुत स्वागत और सुस्वागत है। लोगों से मैं अनंत धन्यवाद बोलती हूँ मोदी जी को। जय भारत। मोदी जी अभी आ रहे ना, बहुत खुशी हुआ है हमको, इसलिए हम रंगोली डाल रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, आ रहे हैं ना, हमारे गाँव आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। हमारे देश के जो हमारे दिलों में बसते हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, उन्होंने कभी ये अंतर नहीं दिखाया कि बड़ा कौन छोटा कौन, सबको एक समान समझा। हम तो उनके देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हैं कि आप कितनी तरह की रंगोलियां, फूल हैं, कई तरह के स्टार है, दिए हैं। हम मोदी जी को देखने के लिए इधर सुबह से आए हैं, एक झलक देखने के लिए। हम सब लोग मिलकर अभी महिला लोगों को इकट्ठा करके रंगोली बनाने भी सुबह से शुरू किए हैं। उनका आने का रास्ता देख रहे हैं, हम बहुत खुश है। खुश बोले तो इतना खुश है, बोल नहीं सकते हम, उनसे उतना खुश हुए हैं। उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। ये रंगोली का कलर है मिक्स, रंगोली मिक्स होता है, नेचुरल कलर है। व्हाइट रंगोली में कलर मिक्स करे, और हमारा देश का कलर हरा और ग्रीन ऑरेंज, मोदी जी को खुश करने के लिए हम ये सब डाल रहे हैं। मोदी जी खुश होना।
तो स्थानीय लोगों और महिलाओं की ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले जब उनके स्वागत के लिए वो ये रंगोली बना रही थीं, उस समय की प्रतिक्रिया आपने ये सुनी। और अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने ज़रूर इन खूबसूरत कलाकृतियों को देखा होगा जब वो इन सड़कों से गुजरकर अभी वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी हम उन महिलाओं की प्रतिक्रिया सुन रहे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत में ये खूबसूरत कलाकृति, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान, कहीं पर दीप तो कहीं पर रंगोली ये बनाकर रखे थे, कहीं पर वेलकम लिखा था। लोगों में जबरदस्त उत्साह और खास तौर पर महिलाओं में। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर जब हम इस तरह का उत्साह देखते हैं, इस तरह की पुष्प वर्षा देखते हैं, इस तरह की रंगोली और कलाकृति देखते हैं अपने नेता के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, तब ये बरबस ही दिमाग में आता है कि कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और रोड शो के दौरान वो दिखाई भी दिया जब पुष्प वर्षा हो रही थी, जब युवा उनका स्वागत कर रहे थे, जब महिलाएं अभिवादन कर रही थी। तो निश्चित तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से देखे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जब लगातार वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लगातार हम देख रहे थे कि लोगों का अभिनंदन वो स्वीकार कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर आज एक बहुत बड़ा मौका है हुबली के लोगों के लिए, जब हमने देखा कि सड़कों के दोनों तरफ एक हुजूम दिखाई दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। तो आज एक खास मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली पहुंचे हैं और तौर पर वो फिलहाल आपको यही रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सन्मान्य प्रधानमंत्रिಗಳು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. It's a matter of great pride and pleasure, ladies and gentlemen, boys and girls. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is here. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Ladies and gentlemen, youth is power. Youth is energy. ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸ್ಮರಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವ. Ladies and gentlemen, it is the occasion of 26th National Youth Festival 2023. Ladies and gentlemen, on National Youth Day, let us rededicate ourselves towards building a Vikasit Bharat. On behalf of the entire organizing team, a hearty welcome to all of you to the biggest celebration of youth power and energy, 26th National Youth Festival 2023. ಯುವ ಜನೋತ್ಸವ 2023ಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಚಾಲನೆ. ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ the state anthem will be presented by SJMVS Arts and Commerce College for Women's Team. I would request all of you to kindly rise. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಸ್ ನಾಡಗೀತೆ.
Thank you very much, SJMVS Arts and Commerce College for Women. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಪರವಾಗಿ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. Felicitation to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, it's indeed a matter of great pleasure and privilege to all of us that the Honorable Prime Minister is here. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. I would request the Honorable Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahalad Joshi ji, to kindly present the shawl. The traditional shawl, which goes a long way towards representing the feature. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರದ ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. The traditional cardamom garland prepared at Haveri by the Honorable Chief Minister, presenting cardamom peta by Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports. Presenting memento of Bidri art statue with silver inlay of Swami Vivekananda by Honorable Minister Shri K.C. Narayana Gowda. Presenting photo frame of national flag woven in Dharwad by Shri Prahalad Joshi and all the dignitaries. Bandhugale gamanisi, every Indian national flag fluttering high in the sky comes from Dharwad. Our khadi, our pride. Our heartfelt thanks to Mananiya Pradhan Mantri ji for accepting our token of gratitude on behalf of the entire people of Karnataka. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, the much awaited moment is here. The formal inauguration of 26th National Youth Festival 2023. Ladies and gentlemen, it's our privilege to request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly inaugurate with the press of the button the 26th National Youth Festival, the presentation, and of course with the press of the button. Nimma jorada kartanana zordar taaliya ho jaye, ladies and gentlemen, the inauguration. ಜನಪದ ವಾದ್ಯಗಳ ಆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದಕ್ಕಿದೆ. Ladies and gentlemen, at this juncture, I would request Shri Prahalad Joshi, Honorable Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, for the opening remarks and welcome address. Swagata Bhashana, Shri Prahalad Joshi. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ. बोलो भारत माता की. ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿವಸದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. राष्ट्रीय युवजन महोत्सव पहली बार उत्तर कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया है और आज इसका उद्घाटन
दिवस के अवसर पर हम सबके परम प्रिय प्रधानमंत्री जी विश्व में भारत का मान सम्मान और गरिमा को एक नए ऊंचाई पर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से साकार किया है। देश के सभी के जनता के ओर, खास करके युवाओं के ओर, युवा प्रेरणादायी नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच कर्नाटक के माननीय राज्यपाल, हमारे वरिष्ठ साथी श्री तावरचंद जी गहलोत जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्नाटकದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। केंद्र सरकार के खेल और युवा विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और मेरे मित्र श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्नाटक राज्यದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಯುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ನಿತೀಶ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಂತ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನಿಯಾನ್ಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ಆದಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ स्वागतवನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। देश के हर प्रदेश से राष्ट्रीय योजनोत्सव में भाग लेने के लिए आए हुए सभी युवा मित्रों का मैं तहे दिल से ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ में आपका स्वागत मैं करता हूं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ದೇಶವಾಗಿರುವಂತ ಭಾರತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಾರತ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರತ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ IIT ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಟ್ರಿಬಲ್ IIT ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಹೀಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗದಗ ಹೋಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈಗ ಅವರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ರೋಡ್ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ರು, 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಬಿಡಲಾರದಂತೆ 9 किलोमीटर ಇದೆ, 9 किलोमीटर है विमान निल्दाण से ये स्थल, 9 किलोमीटर में बीच में 1 इंच भी ज्यादा खुला नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने के लिए इतने बड़ी मात्रा में लोग जमे हुए थे। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके तरफ से फिर से एक बार स्वागत करते हुए आप सबको भी स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। We would like to thank the Honorable Minister Shri Prahlad Joshi ji for a very cordial welcome address. Dhanyawad sir, shukriya. And ladies and gentlemen, on this historic occasion, may we request Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, to kindly address this gathering. देवेर सज्जनों, स्वागत कीजिए श्री अनुराग सिंह ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की वंदे।
अनवरत गति से बहती शीतल हवा हैं हम। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आंखों में लेकर चले हैं हम। ना थके हैं, ना थमे हैं, ना रुके हैं हमारे कदम। सर्वसमावेशी नए भारत, बदलते भारत, बढ़ते भारत के युवा हैं हम, युवा हैं हम। नेशनल यूथ फेस्टिवल के इस उद्घाटन समारोह में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, केंद्र सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइनिंग मंत्री बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो हुबली धारवाड़ में जो भारत के कोने से आए अपने युवाओं की ओर से और अपनी ओर से भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, युवा हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन सब युवाओं की ओर से हो। ये महोत्सव हमारे राष्ट्र की संस्कृति, जिज्ञासाओं, समुदाय और भौगोलिक क्षेत्रों के महत्व को सामने लाता है। और खुशी इस बात की है कि युवाओं से किसी भी कार्यक्रम में मिलने का सौभाग्य हो तो बड़ी बात है, लेकिन युवाओं के कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री जी उसकी शोभा बढ़ा रहे हो तो उस कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता रामायण पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फुटबॉल खेलोगे तो मांसपेशियां फौलादी बनेंगी, मस्तिष्क मजबूत होगा, तभी तो गीता और रामायण भी अच्छे से समझ आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट चलाकर देश भर के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम भी किया। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और इसी तरह से डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर युवाओं को एक के बाद दूसरी योजना लेकर आए। जो दुनिया के विकसित देश भी नहीं कर पाए, वो यूपीआई भीम जैसी ऐप भी बनाकर दुनिया भर में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। भाई और बहनों, ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और युवाओं से विशेष तौर पर कहा है कि अमृत काल में हमें देश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण, उसकी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही कि भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए संकल्प लेना है, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, एकजुटता के लिए कटिबद्ध रहना है और हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। केवल अधिकार नहीं मांगने, अपने कर्तव्य पालन की भूमिका को भी निभाना है। तभी तो अमृत काल में स्वर्णिम काल की ओर भी हम जाने का काम करेंगे और युवाओं के भागीदारी के साथ ही होगा। और इस युवा महोत्सव की थीम भी विकसित भारत, विकसित युवा, विकसित भारत है और पंच प्रण को ही हमने आधार रखा है। युवा साथियों, भारत के लिए गौरव की बात है कि दुनिया भर में जो हमें पहले अवसर ना मिला, G20 की प्रेसिडेंसी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से भारत को मिली है। इसके लिए भी हम भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। Y20 में भी वाई टॉक्स हो, वाई वॉक हो, युवाओं के बीच में हर जिला में, हर कॉलेज में जाने का हम काम करेंगे। युवाओं की भागीदारी और सोच को भी दुनिया तक ले जाने का काम करेंगे।
मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, जो एक नरेंद्र की सोच थी वो दूसरे नरेंद्र तक पूरी हो रही है। भारत को विकसित भारत बनाने की, आगे बढ़ाने का काम जो हो रहा है, आप देख सकते हैं दुनिया के कोने में युद्ध था, वहां से 27,000 छात्रों को बगैर खरोंच लगे ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से वापस कोई लाए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27,000 छात्रों को वापस। यही नहीं, भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उसको भी पछाड़कर इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई और बहनों, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए मैं आप सब युवाओं से आह्वान करता हूं और आशा करता हूं आप सब अपना योगदान देंगे। हमें आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना है, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बार फिर आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय हिंद। ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾನನೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Our heartfelt thanks to Honorable Union Minister Shri Anurag Singh Thakur ji. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, is spearheading the movement of creating Nava Karnataka for Nava Bharat. Put your hands together and welcome the Honorable Chief Minister. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಜಿಯವರೇ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿಯವರೇ, ನಿತೀಶ್ ಪರ್ಮಾಣಿಕ್ಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಆದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ, ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶಂಕರಪಟ್ಟಣ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಶಾಸಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸದಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಯೋಗಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯಗೊಳಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅದರಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಯುವಕರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಜೀತೋ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಥರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲು
ಭಾರತ ದೇಶ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 75 ಜನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ದತ್ತನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯುವಕರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basuraj Bommai, has re-emphasized the fact, the support of the Karnataka government towards the youth. ಯುವಕರೆಡೆಗೆ, ಯುವತಿಯರೆಡೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Well, ladies and gentlemen, the young India, the vibrant India, the colorful India will now be mirrored in this march past of all the cultural teams who have joined us from different parts of this great nation, Mera Bharat. Ladies and gentlemen, it's indeed another important moment for culminating and starting a new movement, a new youth movement. So please put your hands together. Let's welcome the Yuva Shakti of India for a colorful march past. Andhra Pradesh is the first team to lead this march past. Pandari Nrutyam, Karasamu instruments. Sare jahan se acha Hindustan hamara. Indeed. Andhra Pradesh team, Pandari Nrutyam, Karasamu is the instrument used. After Andhra Pradesh, ladies and gentlemen, we are having the team from Arunachal Pradesh with the dance form of Nishi Arunachal folk dance. Following Arunachal Pradesh, team of Assam with Bihu dance, Dol, Pepa and flute. Goa, Dhankar is the dance form, Dol, Tasha and Kansale. After Goa, it is Gujarat. Gujarat presenting the Ras dance with Dol, Shahnai and Manjire. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for the contingent from Gujarat, marching in front of the dignitaries and displaying the rich cultural heritage of the state. After Gujarat, we now have the team, the youth from Haryana. Haryana with Noor and Virah Nrutya, Dolak, Nagada and Bean instruments are used. Haryana now marching in front of the dignitaries. And after Haryana, ladies and gentlemen, Swagat Kijiye, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh presenting Nati folk dance with Dolak. And then we have Kerala. Kerala with Chande and Tiyam dance form. After Kerala, Madhya Pradesh presenting Paredi and Shela Gedi with flute, Dol and Nagadi. Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश के बाद स्वागत कीजिए टीम महाराष्ट्र. The Dindi
with the backdrop of Mridangam. Dindi dance by Maharashtra team, followed by Manipur, presenting Taugal Jogai with Langdale, Pena and flute. Manipur, after contributing immensely to the unity and diversity, we also have Meghalaya, Wangala dance form, and please watch the long drums and horns. After Meghalaya, we have the team from Punjab, presenting Bhangra and guitar dancers. Dol, Tumbi and Chimata are used as instruments. Bhangra dance and guitar, Dol, Tumbi and Chimata. After Punjab, we have Team Rajasthan, representing the true folk heritage of Rajasthan. We have Team Sikkim. Sikkim presenting Chaprang and Sikkimese Sanskruti. Chaprang, Danyan, Luma and Jamta are presented. After Sikkim, we now move down to south, and from south we have Tamil Nadu, displaying the folk dance Silambam with the drums. Colorful presentation by Tamil Nadu, followed by UP, Uttar Pradesh, Parubai dance with Dol and Nagada. A big team from Uttar Pradesh also have congregated to Hubballi, Dharwad, and they will be showcasing their talents in the next few days. After Uttar Pradesh, Devi और सज्जनों स्वागत कीजिए Uttarakhand Cholia dance form using the instruments of dholak, harmonium, bansuri and hudki. After Uttarakhand, now approaching the center stage, Chandigarh, presenting Ludi dance with Dol and Tumba. Chandigarh, followed by another contingent, the Union Territory. We have Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Garba, Kawa and Tarpa. The instruments Tarpa, Dol and Nagada. Thereafter, we have the Jammu and Kashmir team presenting Deku folk dance with Saranga, dance and Bansuri. Jammu and Kashmir with the Deku folk dance enthralling the dignitaries and the audience, marching in front of the main dais with Saranga, dongs and Bansuri. And after Jammu and Kashmir, ladies and gentlemen, please welcome Puducherry. Puducherry with Oliatam and Napatam. Maapalika Bandhugale, Namma Karnataka. Puducherry and Nantara, Karnataka. The host state, Karnataka, with Kangil Nrutya, Tamate and Hare, followed by the Department of Kannada and Culture. A wonderful backdrop, Karnataka. We thank all the dignitaries on the dais for welcoming the cultural teams. We would like to thank the Honorable Prime Minister and other dignitaries for motivating all the participants of the March Past with a wonderful backdrop of the police band. And now, please set your eyes on the other stage because we now have the yoga presentation by National Yogasana Sports Federation. Ladies and gentlemen, we all know yoga is an ancient practice of mind and body that combines physical posture, breathing techniques and meditation. Put your hands together and welcome the students of Dhruv Global School for the performance of yoga.
ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. This was presented by National Yogasana Sports Federation and performed in such a wonderful manner by the students of Dhruv Gopal Global School. With a big round of applause, let us once again congratulate the entire team, ladies and gentlemen. After the stellar performance of yoga, we now move on to another, our very own Indian martial art, Mallakamba. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಸುನೆ ಹೈ. Mallakamba, as we are all aware, is an ancient Indian martial art. The performance is choreographed by Yogesh Malviya. For his indomitable efforts and work for Mallakhamb, the Government of India awarded him with the Dronacharya Award in 2020. The performers of Mallakamba are getting ready, but ladies and gentlemen, boys and girls, please do not try this at home. Practice, 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 and that will make you a perfect person. You can also learn the martial art. Watch them and they will all motivate us. They have won several awards all over the world by performing in different places. ನಮ್ಮ ಶೂರತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ಚಂದದ ವಿದ್ಯೆಯ ಮುಖೇನ ಇದೀಗ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ. Here we go. Swagatisi, put your hands together and welcome Mallakamba.
पेटू देगा मराठी Well, ladies and gentlemen, if you are sincere, committed, dedicated, you can achieve the impossible. Let's give a round of applause. And they are, in fact, a great performance by all the Mallakhamb artists. Congratulations. Thank you very much. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಯಾರ ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರೇ. ಬಂಧುಗಳೇ, we are all aware the vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is Yuva Shakti's inspiration. Please put your hands together. Swagat kijiye the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और कर्नाटका के और देश के मेरे नौजवान साथियों, मुरु साविरामठ, सिद्धारूढ़ मठ, इंतहा अनेक मठागला क्षेत्र के ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಿಡು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटका का ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. यहां की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए हैं. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसोर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धरती पर आकर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं. साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन
बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। एली एद्ददेली गुरु मटवा तनका निल्लदी। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। अभी कुछ दिन ही पहले कर्नाटका की धरती के एक और महान संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है। मैं सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था। उन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरु जाते समय वो हुबली, धारवाड़ भी आए थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में
उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic
Friends, if the world looks to us for solutions, it is because of the dedication of our Amrit generation. आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। फ्रेंड्स, this is a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. This is the mission of making an impact for India on the global scene. For every mission, a foundation is needed. Whether it is economy or education, sports or startups, skill development or digitalization, in every domain, a strong foundation has been laid in the last 8-9 years. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. Today, there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world.
So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. साथियों, हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागरूक रखने, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अब आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं, हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें। हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो। ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिस्रप्शन करें, विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले। अगर हम याद करें, आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AR, VR जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक नए स्वरूप में इवॉल्व हो चुकी होंगी। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द कहीं ज्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगे। हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है। आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तैयार करें। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा। जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें उन्हें भी करना होगा। नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है। युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से
आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथियों, युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग अलग राज्यों के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। ये कुछ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है। क्या अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं। यहां ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि हर स्थिति में जीत भारत की होगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा।
आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है, न विराम करना है। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. A big round of applause, ladies and gentlemen, to convey our sincere thanks to all the revered guests on the dais. Thank you, sir. Thank you very much.